बात इन आँखन से आंसुआ निकल रहे। वो बब्बा मरे हते तब रोई थी मैं, उसके बाद आज ये आंसुआ निकल रहे। मोरे जैसी अभागे इस संसार में दूसरी कोई ना हुए। पैदा होते ही मोरे बाप मताई चल बसे। बूढ़े बब्बा ने पाल पोस कर जवान करो, फिर मोरो ब्याह करो। ब्याह के चौथे रोज मोरो मनई करंट से चिपक के मर गओ। तब हो मोरी आंखन से आंसुआ नहीं निकले थे। मुखा देवर के संगे बैठा दबो, वो भी एक मोड़ा एक मोड़ी पैदा करा के ट्रैक्टर के तरह दब के मर गओ। तब हो मोरी आंखें नहीं पसीजी हती। मोड़ी अपने सासरी चली गई। तब हो न रोई मैं। मोड़ा ने अपनी लुगाई के कहे से मुखा घर से निकाल कर दर दर के भिखारन बना दो। तब वो मोरी आंखन से आंसुआ नहीं टपके। पर महाराज आज तुम्हारी जात दशा देख के मोरो कलेजा फट जाते। जे आंसुआ रुक के मनता ही नहीं महाराज, जो जो ने मुझसे संबंध रखो सब हमारी अभागन सूरत ने बिपदा में डालो। मैं बहुत अभागन हूँ महाराज, बहुत अभागन। बिन्नू रोए जा रही थी। उम्र के अंतिम पड़ाव में वो वर्षों बाद आज मुझसे मिली थी। आज से लगभग 40 वर्ष पूर्व की 14-15 साल की दुबली पतली तीखे नैन नक्श वाली अल्हड़ वाला बिन्नू और आज गांव भर की बिनई काकी बन चुकी बिन्नू में जमीन आसमान का अंतर आ चुका था। उसके खिचड़ी बाल, मोटा किंतु कमजोर शरीर, निस्तेज चेहरा, बुझी हुई आंखें आज से 40 साल पहले वाली बिन्नू से एकदम अलग थी मेरे पास बैठी गांव भर की बिनई काकी। मैं जब तक नौकरी में रहा 20 तरह के लोग मेरे आगे पीछे रहते थे, परंतु नौकरी से रिटायर होने और फिर तुरंत ही एक्सीडेंट से अपनी दोनों टांगें खो देने के बाद मेरी जिंदगी धीरे धीरे नरक बनती चली गई। अपनी पत्नी और बच्चों के लिए मैं बोझ बन गया था। अपमान और तिरस्कार पूर्ण जिंदगी जीते रहना मेरी नियति बनती जा रही थी। अपने ही खून से पल पल अपमानित होकर उनके द्वारा किए जा रहे दुर्व्यवहार को सोचने मात्र से ही संसार जैसे बेमानी लगने लगता है। पद, प्रतिष्ठा और वैभवपूर्ण जीवन जीने वाले व्यक्ति को एकाएक परिस्थितिवश अपने दैनिक कार्यक्रमों के निष्पादन में दूसरे के सहारे की जरूरत नहीं। संसार के लोगों का स्वार्थी चेहरा सामने ला दिया। अपने सगे संबंधियों के स्वार्थपूर्ण व्यवहार और तिरस्कार से संसार में जीने की इच्छा जैसे मर सी जाती है और जिजीविषा की समाप्ति के बाद पल पल का जीवन बोझ बनता जाता है। इस समय घुटन महसूस होती है कि मन में आत्महत्या का प्रबल विचार आता है। आत्महत्या करने से अच्छा है आत्महत्या की परिस्थितियों और वातावरण को एकदम से छोड़कर दूर कहीं चले जाना। मैंने ऐसा ही किया। गांव में अपनी पुश्तैनी जमीन, खंडहर होता हवेली नुमा मकान जहां मेरा बचपन बीता था, मुझे उस नरक से खींच लाया। आत्महत्या के कटघरे से अपने आप को मुक्त कराकर मैं अपने गांव की स्वतंत्र और ताजी हवा में शेष जीवन जीने के लिए किसी को भी बताए बिना कल यहाँ चला आया था। गांव के मेरे बचपन के तमाम हम उम्र साथी और मेरे पिता के समय के जीवित बचे लोग मुझसे मिलने आए। पिताजी के विश्वास पात्र पंडित जी, जो पिताजी के स्वर्गवास के बाद से सारी कृषि उपज और हवेली की देखरेख कर रहे थे, मेरे एकाएक गांव आ जाने पर बहुत प्रसन्न और आश्चर्यचकित हुए। मेरे अपाहिज होने और परिवार के दुर्व्यवहार पर उन्हें अत्यंत दुख भी हुआ। उनसे भी ज्यादा दुखी थी मेरे सामने बैठी बिनई काकी, मेरे बचपन के स्वर्णिम दिनों की बराबर की हिस्सेदार बिन्नू। महाराज अब इतनी सी जाइयो ना,
मैं करूं तुम्हारे साथ। मैं तुम्हारी गाड़ी के ड्राइवर ने सब बता दो। तुम तनको दुखी ना हो। उन्हें मैं जो भी बताओ कि तुम सब कुछ बेच बाच के तीर्थना निकल जाओ। नहीं, तुम्हें अब कहीं भी जाए की तनको जरूरत नहीं है। तुम्हारी बेनू कह रहे थे तुम अब कौन तरह की परेशानी न उठान पर है। मैं जीवन जीवत तुम्हारी उसार कर रहा हूँ। हम मोरे मरे के बाद ही जा पाए हो महाराज। कहते कहते बिन्नू उठतियां लेती सुबकने लगी। गांव में अच्छी खेती और प्रतिष्ठा के बावजूद मेरे पिता ने अपने इकलौते पुत्र को नौकरी के आकर्षण के व्यामोह में डालकर मुझे शहरी जीवन जीने पर मजबूर कर दिया। मुझे अपने जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष कुछ हजार रुपए माहवार की गुलामी करके सीमित दायरे में बंधे रहकर बिताने पड़े। इन वर्षों में मुझे न केवल अपनी अभिरुचियों को दबाना पड़ा, अभी तो अपनी लाखों रुपए सालाना की उपज देने वाली कृषि भूमि के प्रबंध से भी वंचित रहना पड़ा। जब तक पिताजी थे सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। उनके देहावसान के तुरंत बाद माँ का भी स्वर्गवास हो गया था। तब पंडित जी के बार बार आग्रह करने के बावजूद मैं गांव नहीं आया। उस समय मैं अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए शहर में पूर्णतया संतुष्ट था। तब मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझे सदा के लिए गांव में रहने के लिए आना पड़ेगा। गांव भी अब पहले जैसा गांव नहीं रह गया था, उपनगर बन चुका था। कच्चे घरों के स्थान पर ईंट के पक्के मकान बन चुके थे। चाय पान की जैसे बाढ़ सी आ चुकी थी। पहले जहां पर कच्ची सड़कें भी नहीं थी, अब वहां पर डामर रोड पर बसें चलने लगी थी। अधनंगे फटीहाल लोगों की जगह रंग बिरंगे कपड़े और पहले से ज्यादा खुशहाल लोगों का गांव बन चुका था। मेरे बचपन के उस गांव से अब के इस गांव में बहुत सारे बदलाव आ चुके थे। ठीक बिन्नू की तरह कुछ चीजें बूढ़ी हो चुकी थी और कुछ बूढ़े से जवान हो रही थी। बिन्नू की हिचकियां अब थम रही थी। मैं भी उसके अंदर की सारी भड़ास निकल जाने देना चाहता था। मैंने उसे रोने से रोकने का बिल्कुल प्रयास नहीं किया। का बताओ महाराज, मोए तुम कबहू नहीं बिसरे। तुम्हें मोर मन हमेशा याद करत रहो। तुमने हमारे पीछे का नहीं करो। तुम आओ एहसान हम मरतन मरत न भूल पाए। काय महाराज, तुम्हारे हमें बब्बा की याद है कि नहीं, कि बिसर गए वे? बिन्नू ने मेरे मस्तिष्क के किसी कोने में बंद अतीत की किताब के पहले पन्नों को टटोला था। एक तेज निश्वास के साथ अतीत के पन्नों पर पड़ी गर्दा बाहर निकल आई। बिन्नू ने पास रखे थूकदान को मेरे मुंह के पास बढ़ाया। खांसी स्वतः अपने पल रुक गई। ठंड जोरों की थी। मैंने बिन्नू को अपने सीने पर ब्रांडी मलने को कहा। बहुत देर तक मौन वो मेरे सीने पर ब्रांडी मलती रही। ब्रांडी का एक पैग लेने के बाद मैं उनींदा हो चला था। इसी अर्धनिद्रा की अवस्था में मैं सोते जागते अपने अतीत के उन दिनों में पहुंच गया जब मैं 12-13 वर्ष का निपट किशोर था। गुरुजी मुझे पढ़ाकर जा चुके थे।